हाँ, तो सभी बच्चों का हमारी बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। देखिए, जितने भी बच्चे बायोलॉजी के हैं क्लास 11 के और जिनके पास बायोलॉजी है, तो देखिए चैप्टर है हमारा तीसरा, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। और आज इस चैप्टर की हमारी चौथी क्लास है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले मैं इस चैप्टर की 3 क्लास पढ़ा चुका हूँ और आज ये हमारी चौथी क्लास है। तो सभी बच्चे वीडियो को देखते रहिए और एनसीईआरटी को समझते रहिए, क्योंकि अगर मैं ये लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, अगर आपकी एनसीईआरटी आपके पास खुली होगी तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो चलो देखिए, आखिर में आज हमें जो हमारी चौथी क्लास है, इस चौथी क्लास के अंतर्गत हमें आज पढ़ना क्या है। तो जो हमारी तीसरी क्लास का बचा हुआ हिस्सा है, जो हमारी तीसरी क्लास थी, उस तीसरी क्लास के बाद जो हमारा आने वाला हिस्सा है, आज हम इस चौथी क्लास में उसे देखेंगे। तो आज देखिए, तो हमारे चल रहे हैं एल्गी के एक कॉमन कैरेक्टर्स चल रहे हैं। तो उस कॉमन कैरेक्टर्स में हमारे पास है, देखिए आज है हमारे पास पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे आगे जितने भी हमारे पॉइंट आते रहेंगे, टीचिंग पॉइंट्स आएंगे, उन्हें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आखिर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। इससे पहले मैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। आज हमारी चौथी क्लास में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, कि शैवालों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर में कैसे हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर किसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम्स में प्रश्न आ जाता है, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी विद एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल के साथ दीजिए, या आ सकता है प्लीज़ राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। तो एल्गी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, 2 अंकों में प्रश्न आ सकता है। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संबंधित किसी प्रकार से प्रश्न बनता है तो हम उसका आंसर यहाँ से दे सकते हैं। तो देखिए, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। जो मेन पॉइंट है वहाँ पर हम समझेंगे। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की देखिए हम बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए, इट इज बाई पेरेंटल। ये देखो लगा है बाई पेरेंटल। बाई का मतलब होता है 2, पेरेंटल का मतलब होता है एक पेरेंट मदर। ठीक, पेरेंटल मदर सेल आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 2 का मतलब ये है कि एक मेरे पास मेल होगा और दूसरा मेरे पास फीमेल होगा। तो ये बाई पेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन की वो विधि है जिसमें के अंदर क्या मुझे 2 पेरेंटल देखने के लिए मिल सकते हैं। अर्थात एक मुझे देखने के लिए मेल मिल रहा है, तो यहाँ पर एक होगा हमारा मेल और दूसरा होगा फीमेल। जब ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर 2 चीज़ मिलती है, तो इसे हम कहते हैं बाई पेरेंटल। ठीक, तो इसे हम कहते हैं बाई पेरेंटल। हम ये कह सकते हैं कि बाई पेरेंटल प्रोसेस है। ठीक, तो इट इज़ बाई पेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरी बात, इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अब देखिए इस बात को ध्यान रखिए, तो यहाँ पर गैमीट्स का फ्यूजन जो है इन्वॉल्व है। तो जब बाई पेरेंटल की बात करते हैं, तो देखिए एक मेरे पास आएगा मेल गैमीट, एक होगा हमारे पास मेल गैमीट और दूसरा होगा हमारे पास फीमेल गैमेट। ठीक, दूसरा होगा हमारे पास फीमेल गैमेट। तो देखिए इसका और इसका क्या होगा यहाँ पर फ्यूजन। फ्यूजन यही तो देखो कह रहा है, इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पर इस गैमेट्स का क्या होगा फ्यूजन। ठीक, यहाँ पर इस गैमेट और उस गैमेट का क्या होगा यहाँ पर फ्यूजन। तो ये हो गया मेरे पास क्या फ्यूजन। ठीक, तो इसमें 2 गैमेट्स का क्या होता है फ्यूजन। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। अब यहाँ पर ये बात कहेगी कि गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होंगे। इस गैमेट्स की बात करते हैं तो ये भी हैप्लॉइड होगा, इस गैमेट्स की बात करते हैं ये भी हैप्लॉइड होगा। तो ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है, तो दोनों मिलकर के अब प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे डिप्लॉइड। डिप्लॉइड यही तो देखो लगा है। तो गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। दूसरी कंडीशन है आफ्टर फ्यूजन, यानी कि फ्यूजन के बाद, इस फ्यूजन के बाद, ठीक है,
तो आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमिट्स, गैमिट्स के फ्यूजन के बाद टू फॉर्म जाइगोट, उसके बाद ये क्या बन जाता है प्यारे बच्चों मेरा जाइगोट। ये क्या बन जाता है जाइगोट। और जाइगोट कैसा होता है, जाइगोट कैसा होगा डिप्लॉइड, डिप्लॉइड कंडीशन। तो इस बात है हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ध्यान रखनी है। अब हमें थोड़ा इसे समझना है। अब जैसे मान लीजिए मेरा ये जाइगोट बन गया, अब देखिए ये मेरा बन गया जाइगोट, जाइगोट। अगर इफ अकर्स म्यूसिस, अगर जाइगोट के अंदर म्यूसिस होती है तो हमेशा हैप्लॉइड, तो हमेशा हैप्लॉइड एल्गा बनेंगे। ठीक, तो जैसे मेरा जाइगोट बना, तो जाइगोट के अंदर अगर म्यूसिस होती है, ठीक, तो हमारे हैप्लॉइड एल्गा बनेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं पहले मेरे क्या बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक, उस हैप्लॉइड स्पोर से क्या बन जाएंगे मेरे हैप्लॉइड एल्गा, हैप्लॉइड एल्गा। ठीक, तो जाइगोट में अगर म्यूसिस हो रही है तो मेरा हैप्लॉइड एल्गी बनेगा। अगर जाइगोट के अंदर में इफ अकर्स माइटोसिस, अगर वहाँ पर माइटोसिस हो रही है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब माइटोसिस हो रही है तो वहाँ पर प्यारे बच्चों देखने के लिए हमें क्या बनाएंगे डिप्लॉइड स्पोर्स। तो हमें वहाँ पर देखने के लिए क्या मिलेगा, तो हम साथ ये कह सकते हैं वहाँ पर आगे जा कर के वो क्या मेरे डिप्लॉइड एल्गा बनेंगे। आगे जाके क्या बनेंगे प्यारे बच्चों मेरे डिप्लॉइड एल्गा बनेंगे। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, अगर म्यूसिस हो रही है तो हैप्लॉइड एल्गा बनेंगे, अगर माइटोसिस हो रही है तो मेरे डिप्लॉइड एल्गा बनेंगे। अब हम देखते हैं, अब हम इससे आगे थोड़ा देखते हैं टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आखिर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप हो सकते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर ये कंडीशन आ रही है हमारे एल्गी के अंदर में कि हमें देखने के लिए इसके कई टाइप्स मिलते हैं। एक तो मिलता है हमें आइसोगेमी, दूसरा मिलेगा हमें एनआइसोगेमी, और तीसरा मिलेगा हमें ऊगेमी। ठीक, तो हमें यहाँ पर देखने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्यारे बच्चों 3 टाइप्स मिलते हैं। एक तो मिलता है मुझे आइसोगेमी, अगला मिलता है एनआइसोगेमी, अगला तीसरा मिलता है मुझे ऊगेमी। अब हम इन तीनों को धीमे धीमे करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में आइसोगेमी क्या होता है, एनआइसोगेमी क्या है, और ऊगेमी किस प्रकार का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं आइसोगेमी को। आइसोगेमी जिसे हम कहते हैं आइसोगेमस, आइसोगेमस। तो यहाँ पर हमें देखिए एक शब्द लिखा है, यहाँ पर एक लिखा है हमारे पास आइसो और दूसरा लिखा है मेरे पास गैमस, दूसरा लिखा है मेरे पास गैमस। ठीक, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक, और गैमस का मतलब होता है गैमेट, गैमेट का मतलब क्या होता है गैमेट। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मुझे इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक समान आकार के गैमेट्स का फ्यूजन मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, तो पहले हम इसे समझ लेते हैं पहले हम इसे समझ लेते हैं। अगर किसी प्रकार से ऐसा हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर में अगर प्रश्न भी आ जाता है कि आइसोगेमस के ऊपर कुछ लिखिए, प्लीज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन आइसोगेमस टाइप्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उस प्रकार से अगर प्रश्न आ जा सकता है तो आप यहीं से चीज़ को लिख सकते हैं। आप आसानी से 2 अंकों में प्रश्न आ जाता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। सब कुछ दिया है या ऐसे बता भाट इज आइसोगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद एग्जाम्पल विद डायग्राम। ऐसे भी आ सकता है प्रश्न सीबीएसई बोर्ड में या और भी अदर के इंग्लिश मीडियम बोर्ड हैं, इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ऐसा देखिए तो आइसोगेमस में देखिए आइसो का मतलब होता है सेम, गैमस का मतलब गैमिट, यहाँ पर सेम टाइप के गैमिट का फ्यूजन होगा। तो पहले हम इसके बारे में 1-2 चीज़ समझ लेते हैं। तो देखिए इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव मेथड। पहली बात तो देखिए यहाँ पर ये है कि ये सबसे सिंपल प्रकार का और मोस्ट प्रिमिटिव का होता है काफ़ी पुरानी, यानी कि हम ये कह सकते हैं प्रारंभ में।
जब शुरू में पृथ्वी पर मेरे प्लांट्स का ओरिजिन हो रहा था तो उस समय मेरे शैवाल बने थे, तो शैवालों के लिए हम ये कह सकते हैं मुझे वहाँ पर देखने के लिए ये क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का मेथड है। इट इज़ प्रेजेंट इन लोअर एल्गी, और हम ये कह सकते हैं ये मुझे देखने के लिए लोअर एल्गी में मिलता है। दूसरी बात, इन दिस प्रोसेस, अगर हम इस प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 गैमीट्स इन्वॉल्व, इसमें केवल कितने होते हैं, 2 गैमीट्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व। यहाँ पर देखने के लिए मुझे क्या मिलते हैं, 2 गैमीट्स, ठीक। तो यहाँ पर देखने के लिए हमें क्या मिलते हैं, 2 गैमीट्स इन्वॉल्व, और गैमीट्स कैसे होंगे, सेम साइज के, ठीक, सेम साइज के, ठीक, सेम साइज के 2 गैमीट्स, यहाँ पर सेम साइज के 2 गैमीट्स इन्वॉल्व होंगे। दूसरी बात, दीज गैमीट्स कुड बी फ्लैजिलेटेड, या तो ये गैमीट्स फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स मिलते हैं, तो या तो ये गैमीट्स मेरे फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, ठीक, सेम साइज के, या नॉन फ्लैजिलेटेड जैसे कि स्पाइरोगारा, या नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। गैमीट्स 2 ही होंगे, या तो वो फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं या वो नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। These 2 gametes are similar in size, दोनों का साइज समान होगा ऊपर से, यानी कि उसकी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल समान होगी, एंड फिजियोलॉजिकल, उसके अंदर से जो उसके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं वो भी हमें देखने के लिए क्या मिलेंगे, समान। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए आइसोगैमस उस प्रकार का एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें मुझे देखने के लिए 2 समान गैमीट्स मिलेंगे जिसका क्या होगा, आपस में फ्यूजन। तो आइसोगैमस में 2 समान टाइप के गैमीट्स का क्या होता है, प्यारे बच्चों, फ्यूजन होता है। अब यहाँ से हम यहाँ पर समझते हैं, देखिए एक तो देखिए मोनोसियस प्लांट होता है, हम थोड़ा इस चीज़ को समझ लेते हैं। मोनोसियस प्लांट वो होता है कि उस प्लांट के ऊपर मुझे मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और डायोसियस प्लांट हम उसे कहते हैं जिसके ऊपर मुझे केवल या तो मुझे मेल मिलेगा देखने के लिए या फिर हमें मिलता है फीमेल, ठीक, ये हमें मिलता है फील, ये हमें प्लांट्स के ऊपर होते हैं। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखें। तो थोड़ा हम आगे अपना समझ लेते हैं। तो आइसोगैमस में यहाँ आइसोगैमस को देखते हैं, तो आइसोगैमस में देखिए यहाँ पर आइसोगैमस में देखते हैं, देखो फ्लैजिलेटेड गैमेट्स को देखते हैं। तो फ्लैजिलेटेड गैमेट्स देखने के लिए मुझे यूलोथ्रिक्स में मिलते देखने के लिए, वही हमने एग्जांपल दिया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो देखिए ये है मेरे पास, देखिए गैमेट, ये है मेरे पास गैमेट, ये है मेरे पास गैमेट्स, ठीक है, ये है मेरे पास गैमेट, ये है मेरे पास फीमेल और ये है मेरे पास मेल, दोनों का सेम साइज है, ठीक। ऊपर से मॉर्फोलॉजिकल भी कैसे हैं, मॉर्फोलॉजिकल सेम है, ठीक, मॉर्फोलॉजिकल कैसे हैं, सेम। तो दोनों का अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का फ्यूजन। अब दोनों का यहाँ पर क्या हो गया, फ्यूजन। तो अब यहाँ पर दोनों का हमें देखने के लिए क्या मिल जाता, फ्यूजन। तो फ्यूजन होने के बाद अब ये क्या बनाएंगे यहाँ पर, अब ये यहाँ पर क्या बनाएंगे, जाइगोट, ठीक। तो ये भी मेरे पास हैप्लॉइड है, ये भी मेरे पास हैप्लॉइड है, तो ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। तो अब ये क्या हो गया मेरे पास, डिप्लॉइड। तो ये बन गया मेरे जाइगोट। अगर जाइगोट के अंदर बात करते हैं, अगर मियोसिस होता है तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, अगर माइटोसिस होता है तो डिप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। इस प्रकार से धीमी धीमी प्रक्रिया चलती रही। तो इस प्रकार से हम कहते हैं मुझे सेम साइज के जो गैमेट्स होते हैं उनका फ्यूजन देखने के लिए, अगर वो फ्लैजिलेटेड है तो मुझे यूलोथ्रिक्स में देखने के लिए मिल जाता है। तो यूलोथ्रिक्स में हमें देखने के लिए हमें आइसोगैमस टाइप का सेक्स और रिप्रोडक्शन मिल जाता है, जो कि क्या है, कैसा है, हमें फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। यहाँ पर कैसे हैं, ये एक फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। उसके अलावा देखते हैं, देखिए नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स का आइसोगैमस टाइप का सेक्स और रिप्रोडक्शन दिखता है हमें स्पाइरोगायरा में। तो मान लीजिए एक गैमेट मेरे पास ये है
ये है मेल और ये है फीमेल। दो गैमेट्स जब पास पास आते हैं तो अब इनका क्या हो जाता है यहाँ पर फ्यूजन। अब गैमेट्स का क्या हो गया यहाँ पर फ्यूजन। ठीक, फ्यूजन होने के बाद अब क्या बन गया यहाँ पर जायगोट। अब क्या बन गया यहाँ पर जायगोट। ठीक, जायगोट में अगर जायगोट में किसी का म्यूसिस हो रही है तो मेरी हैप्लॉइडस्पर्म माइटोसिस हो रही है तो डिप्लॉइडस्पर्म बनेगी। तो नॉन यहाँ पर गैमेट्स कैसा है नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेट्स। ठीक है, अर्थात नॉन मोटाइल, अर्थात नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब होता है वो गति नहीं कर सकता है। तो गति नहीं कर सकता ये देखने के लिए मुझे प्यारे बच्चों देखने के लिए स्पाइरोगायरा मिल रहा है। उसके अलावा देखो अदर एग्जाम्पल है। अदर एग्जाम्पल क्या है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास डेब्रिनस। ठीक है, डेब्रिनस में मिलता है। उसके अलावा देखने के लिए मुझे मिलता है क्लेमाइडोमोनास यू गैमिटोस में देखने के लिए मिल जाए। तो ये दो क्लेमाइडोमोनास के एग्जाम्पल हैं, मुझे यहाँ भी देखने के लिए ये मिल जाता है आइसोगैमस टाइप का। क्लेमाइडोमोनास की एक स्पीशीज है जहाँ पर हमें देखने के लिए आइसोगैमस टाइप का सेक्स और रिप्रोडक्शन मिलता है। उसके अलावा देखिए अगला हम देखते हैं एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस, अगर मैं एन आइसोगैमस की बात करता हूँ तो देखिए बात तो वही है, सेक्सुअल की बात आती तो एन आइसोगैमस टाइप का ये क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है तो दो गैमेट्स का फ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ पर बात आती है एन आइसो। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं एन, एन का मतलब होता है नॉट यहाँ पर। ठीक है, आइसो का मतलब होता है सेम और गैमस का मतलब होता है, और गैमस का मतलब होता है गैमेट्स। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तो एन का मतलब होता है नॉट, यहाँ पर इसका मतलब क्या है नॉट। नॉट का मतलब नहीं, आइसो का मतलब समान। जो समान नहीं है गैमेट, तो यहाँ पर गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है तो कैसे होना गैमेट जो समान नहीं है, अर्थात असमान गैमेट मिलेंगे। पहली बात फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है बट डिस सिमिलर इन साइज, वो साइज में क्या है असमान, एक बड़ा है एक छोटा है। मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों प्रकार से देखा जाए तो वो मुझे कैसे दिखते हैं असमान दिखते हैं। मान लीजिए अब यहाँ पर बात करते हैं मेल गैमेट की। तो मेल गैमेट की बात करता हूँ तो मेल गैमेट पहली बात स्मॉल साइज का होगा बट मोर एक्टिव होगा। स्मॉल साइज का है, ये कैसा दिख रहा है स्मॉल साइज का, फ्लैजिलेटेड हो सकता है नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकता है। जब स्मॉल साइज का है तो हम इसे कहते हैं माइक्रो गैमेट। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, गैमेट का मतलब गैमेट, अर्थात हम ये कह सकते हैं जो मेरा स्मॉल गैमेट है हम उसे दूसरी भाषा में माइक्रो गैमेट भी कह सकते हैं। और प्यारे बच्चों वो क्या है मेरा मेल, तो ये क्या है मेरा मेल, मेल। ठीक, दूसरी बात फीमेल गैमेट, अगर मैं बात करता हूँ फीमेल गैमेट की तो देखिए फीमेल गैमेट पहली बात लार्ज साइज, इसका देखिए साइज क्या है काफ़ी बड़ा है। ठीक, इसका साइज क्या है बड़ा है बट लेस इन एक्टिव, लेकिन कार्य में कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि ये कम एक्टिव होता है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा क्या है एक्टिव, और ये थोड़ा कम एक्टिव है। इसे हम कहते हैं मैक्रो गैमेट। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। ठीक, गैमेट का मतलब गैमेट। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो लार्ज गैमेट है उसे हम कहते हैं दूसरी भाषा में मैक्रो गैमेट। तो एक तो मेरे पास बड़ा मिल रहा है और एक मिल रहा है मुझे छोटा। तो एक तो है मेरे पास देखिए मान लीजिए ये है बड़ा, ठीक, और एक मिल रहा है भैया प्यारे बच्चों छोटा। ठीक, इन दोनों का क्या होगा फ्यूजन। ठीक, एक बड़ा है एक छोटा, ये मोर एक्टिव, ये अधिक एक्टिव है, ये क्या है अधिक एक्टिव, और ये क्या है लेस एक्टिव, लेस एक्टिव कम सक्रिय है, ये अधिक सक्रिय है। तो ये गैमेट आखिर में बनते कहाँ हैं, तो देखिए गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशल सेल्स। तो जिस स्पेशल सेल्स पर ये गैमेट्स बनते हैं उसे हम कहते हैं गैमेटेंजिया। तो गैमेटेंजिया कहाँ पर मिल रही है मुझे देखने के लिए
गैमेटेंजिया मुझे देखने के लिए मिलती है जो मेरा एल्गी, जो हमारे शैवालों को एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है उसके ऊपर देखने के लिए मुझे गैमेटेंजिया मिलती है, ठीक है। यानी कि गैमेटोफाइट, वहाँ पर मुझे क्या मिलेंगे, ये गैमेट्स बनती हुए मिलती हैं। तो एनाइसोगैमस टाइप का इस प्रकार का हमारा सेक्स और रिप्रोडक्शन, जिसमें एक गैमेट तो मेरा बड़ा है और एक गैमेट क्या है, मेरा छोटा होता है। अब इसका हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि हमारी NCERT ने दिया है। ये मुझे देखने के लिए एक तो यूडोराइनम देखने के लिए मिलेगा, यूडोराइना टर्म्ड एज एनाइसोगैमस। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ कि एक मेरे पास बड़ा है, ठीक, और उसके अलावा देखिए हमारे पास ये क्या है, छोटे छोटे, ये क्या है हमारे पास, छोटे छोटे, ठीक। तो जो बड़ा है उसे हम कहते हैं मैक्रोगैमेट, उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रोगैमेट, यानी कि हम उसे कहेंगे फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ठीक। और जो छोटे छोटे होते हैं उसे हम कहते हैं माइक्रोगैमेट, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोगैमेट, यानी कि हम दूसरी भाषा में उसे कह सकते हैं मेल गैमेट। तो इस प्रकार का यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन होने के बाद तो हमारा ये एग्जाम्पल है आपका यूडोराइनम। दूसरा हमें देखने के लिए मिलता है पेंडोराइनम। तो पेंडोराना में देखते हैं तो मुझे पेंडोराना में इस प्रकार के मतलब बाकी ये छोटे छोटे गैमेट्स जो मेल दर्शा रहे हैं, ये मेरे पास छोटे छोटे गैमेट्स तो आके इसके ऊपर क्या फ्यूजन कर जाते हैं, ठीक, इसमें से क्या कर जाएंगे, फ्यूजन। तो एक हमारे पास क्या है, पेंडोराइना एग्जाम्पल के रूप में, और दूसरा हमारे पास यूडोराइना, ठीक है। उसके अलावा क्लेमाइडोमोनास की बात करता हूँ तो क्लेमाइडोमोनास की एक स्पीसीज है जिसके अंतर्गत मुझे देखने के लिए एनाइसोगैमस मिलता है, जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास ब्रोनाई। अगर हम क्लेमाइडोमोनास ब्रोनाई की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें देखने के लिए एनाइसोगैमस टाइप का मुझे सेक्स और रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं क्लेमाइडोमोनास आइसोगैमस टाइप में मुझे देखने के लिए मिला एक स्पीसीज में, और एनाइसोगैमस टाइप का jab हमने सेक्स और रिप्रोडक्शन पढ़ा तो मुझे यहाँ भी क्लेमाइडोमोनास के एक स्पीसीज देखने के लिए मिली। तो ये कहीं ना कहीं डेवलप कर रहा है। अब अगला आ गया ऊगैमस टाइप का। अगर हम बात करें ऊगैमस टाइप की, ऊ का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक, या हम इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं हेटेरोगैमस, या हम इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं हेटेरोगैमस, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे डिफरेंट गैमेट्स मिलेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के गैमेट्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के गैमेट्स। तो देखते हैं, पहले हम इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो दिस इज द मोस्ट एडवांस टाइप। ये हम ये बात कह सकते हैं कि पहले मेरा आइसोगैमस आया और उसके बाद मेरा एनाइसोगैमस आया, अब मेरा लास्ट में काफ़ी सालों के बाद मैं देख रहा हूँ तो मुझे अब देखने के लिए क्या मिला, ऊगैमस। तो ऊगैमस हम ये कहेंगे ये मोस्ट एडवांस है। अब हम पहले आइसो से चले, ठीक, उसके बाद आया फिर मेरा एनाइसो, एनाइसोगैमस के बाद आया, अब आया ऊगैमस। तो हम देखें ऐसे चल रहे हैं, तो ऐसे चलना है, इसी को मैं क्या कहता हूँ, एक इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन क्या है मेरी, प्रोग्रेसिव। कैसी इवोल्यूशन है, प्रोग्रेसिव। अब हम यहाँ पे तो हम आगे की तरफ जितना चलें तो हम प्यारे बच्चों में ये कह सकते हैं एडवांस की तरफ चल रहे हैं। तो हम यही तो देखो कहा है, ये देखो मोस्ट एडवांस टाइप, ये क्या है, मोस्ट एडवांस टाइप का, ठीक, मोस्टली प्रेजेंट इन हायर एल्गी। ये मुझे देखने के लिए ज़्यादातर हायर एल्गी में देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें देखिए फ्यूजन, यहाँ भी फ्यूजन हो रहा है टू गैमेट्स का। तो यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है बिटवीन, एक तो मेरे पास लार्ज गैमेट है, नॉन मोटाइल है, और फीमेल गैमेट। ये है मेरे पास फीमेल गैमेट जो कि लार्ज है, जो कि लार्ज है। दूसरी बात नॉन मोटाइल, यहाँ पर किसी प्रकार का फ्लैजेला नहीं है। अगला है यहाँ पर ये स्मॉल मिल रहा है, मोटाइल है, और मेल गैमेट यहाँ पर देखने के लिए मुझे फ्लैजेला भी मिल रहा है, मतलब छोटा है। तो जैसा मेरा एनाइसोगैमस था बिल्कुल उसी प्रकार की कंडीशन मुझे देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से देखने के लिए मिला, बट बात यह है कि ये मुझे हायर मिलेगा और ये मोस्ट एडवांस है, ये मोस्ट एडवांस है।
तो ये हमें मोस्ट एडवांस देखने के लिए मिल रहा है, जो कि हमें डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जा रहा है। अब हम यहाँ पर इसे थोड़ा और समझ लेंगे। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरा फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स उसे कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स उसे कहते हैं शैवालों में ऊगोनियम को। तो ऊगोनियम जो है उसका नाम है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, जो हमें शैवालों में मिलती है। इस ऊगोनियम की बात करते हैं तो ये ऊगोनियम जो है का, ये इसके अंतर्गत एग या ओवम का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो ऊगोनियम प्रोड्यूस्ड एग एवं ओवम, ये एग या ओवम बनाएगी। ये है मेरे पास एग, ये बन गया, या हम इसे कहते थे ओव, ठीक है, एग या ओवम को बनाएगी। और मेल सेक्स ऑर्गन्स देखने के लिए हमें किस में मिलेंगे? एल्गी में। एल्गी में जो हमें देखने के लिए मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एंथीरिडियम। उन्हें हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? एंथीरिडियम। एंथीरिडियम क्या करेंगे? एंथीरिडियम प्रोड्यूस्ड स्पर्म या एंथीरोजॉइड। तो ये मेरे, या तो हम इसे स्पर्म कह सकते हैं, एल्गी के स्पर्म कह सकते हैं, या हम इसे दूसरी भाषा में एंथीरोजॉइड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एंथीरोजॉइड जब भी कभी नाम आ जाता तो आप ये समझ लीजिए क्या है, एक मेल गैमीट है। तो ये क्या है मेरे पास? एक मेल गैमीट। ये क्या है मेरे पास? मेल। अगर एग या ओवम आ जाता है तो ये क्या है मेरे पास? एक फीमेल गैमीट। तो ये क्या है मेरे पास? फीमेल गैमीट। तो ज़्यादातर कंडीशन में हम ये कह सकते हैं, मुझे शैवालों के अंदर जो मेल गैमीट्स मिलते हैं ज़्यादातर कंडीशन में हमें ऐसे मिलते हैं फ्लैजिलेटेड। तो मोस्टली कंडीशन में हमें देखने के लिए फ्लैजिलेटेड ही मिलेंगे। बट इन रोहोडोफाइसी, हम रोहोडोफाइसी की बात कर रहे हैं, जो कि एक हायर एल्गी की तरफ आता है, जैसे कि पॉलीसाइफोनिया, जैसे कि बाट्राकोस्पर्मम। यहाँ पर मैं स्पर्म को देखता हूँ तो यहाँ पर स्पर्म मुझे देखने के लिए नॉन मोटाइल मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए स्पर्म क्या मिलते हैं? नॉन मोटाइल। तो यहाँ पर स्पर्म हमें देखने के लिए नॉन मोटाइल। बाकी और हम शैवालों की जो कंडीशंस को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो मुझे वहाँ पर जो मेल गैमीट दिखाई देते हैं वो मेल गैमीट कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड, अर्थात वो मोटाइल कंडीशन में होते हैं। लेकिन पॉलीसाइफोनिया एवं बैटरो का स्पर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर मुझे देखने के लिए नॉन मोटाइल मिलते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा इस ऊगेमस टाइप का एग्जाम्पल। ऊगेमस टाइप के एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं बॉल बॉक्स की, जैसा कि हमारा एनसीईआरटी में दिया गया बॉल बॉक्स, जो कि ग्रीन एल्गा। अगर मैं बॉल बॉक्स की बात करता हूँ तो ये है, देखिए मेरे पास बॉल बॉक्स की कॉलोनी। इस बॉल बॉक्स की कॉलोनी में यहाँ पर देखिए ये है मेरे पास एक अंग, ठीक। तो इसे मैं कहता हूँ ऊगोनियम, इसे मैं कहता हूँ ऊगोनियम। ये ऊगोनियम क्या है? ये ऊगोनियम क्या है प्यारे बच्चों? ये ऊगोनियम है फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये देखिए इस एल्गी के अंदर मुझे फीमेल सेक्स ऑर्गन्स देखने के लिए मिली है। इस फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को हम एल्गी में कहते हैं ऊगोनियम। इस बात का विशेष ध्यान रखें, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। व्हाट आर द नेम ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ एल्गी? तो सेकंड नाम में आप ऊगोनियम कह सकते हैं, ऊगोनियम, ठीक है। तो यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इज आल्सो नोन एज ऊगोनियम, शैवालों के अंदर, ठीक। इस बात को ध्यान रखें, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? ऊगोनियम। अब इस ऊगोनियम के अंदर मुझे देखने के लिए क्या मिलेगा? एग। ये देखिए मुझे एग देखने के लिए मिले, मुझे देखने के लिए क्या मिलना है? एग। तो मुझे देखने के लिए क्या मिलना है? ये देखिए एग, एग, ठीक, एग। और ये है मेरे पास क्या? ऑर्गन, जैसे हम ऊगोनियम कहते हैं। तो इस ऊगोनियम के पास में ये देखिए, ये मेरे आगे क्या? ये आगे मेरे पास क्या? मेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड। मेल गैमीट्स कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड। लेकिन नॉन फ्लैजिलेटेड हमें कहाँ मिलेंगे? पॉलीसाइफोनिया मिलेंगे और बाट्राको का स्पर्म मिलेंगे। तो ये आगे देखिए मेल गैमीट्स, ठीक है। और ये है मेरे पास एग, ठीक है।
इस एग से जब ये क्रिया करेंगे तो मेरा देखिए अगली कंडीशन में ये बन जाता है जाइगोट, ठीक। तो ये है मेरे पास oogoनियम। अब इस oogoनियम के पास में आ जाएंगे मेल गैमीट, ये आ गए मेल गैमीट, ये आ गए मेल गैमीट, मेल गैमीट, मेल गैमीट, मेल गैमीट, मेल गैमीट। अब ये मेल गैमीट आकर के इससे क्रिया करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा आगे जाकर, तो ये है मेरे पास क्या मेल गैमीट, और ये है मेरे पास क्या फीमेल गैमीट। ये क्या है मेरे पास फीमेल गैमीट। अब इन दोनों का यहाँ पर फ्यूजन हो गया है, तो अब क्या बन जाएगा मेरे पास जाइगोट, ठीक। अब क्या बन जाएगा मेरे पास ए भी मेरे पास हैप्लॉइड है, ए भी मेरे पास हैप्लॉइड। अब आगे जाकर क्या बन जाएगा तो मेल गैमीट को हम क्या कहते हैं एंथीरोजोट्स, ठीक है। मेल गैमीट्स इज आल्सो नोन एज एंथीरोजोट्स इन एल्गी, एल्गी के अंदर हम इसे ये कहते हैं। इस बात का ध्यान रखें। अगला देखिए एक और एग्जांपल ले लिया हमने फ्यूकस का, जो को ब्राउन एल्गा, फ्यूकस ब्राउन एल्गा। तो फ्यूकस की बात करते तो देखिए ये है मेरे पास oogoनियम, और oogoनियम के अंदर है मेरे पास क्या एग, ये है मेरे पास oogoनियम। तो और ये है मेरे पास क्या स्पर्म, ये देखिए ये है हमारे पास स्पर्म, ठीक है, ये है हमारे पास स्पर्म। तो ये क्या है हमारे पास स्पर्म, यानी कि मेल गैमेट, मेल गैमेट, या हम इसे कह सकते हैं एंथीरोजोट, एंथीरोजोट्स, ठीक है। और ये आ गया एग। तो एग कहाँ पर बनी जा करके आपकी oogoनियम में। oogoनियम क्या प्रोड्यूस करती है एग या ओवम। तो ये ऐसे करके आकर के इसके साथ अब ये यहाँ पर क्या होने लगा फ्यूजन। अब ये फ्यूजन करने लगे इसके साथ आकर के जुड़ करके, अभी क्या करने लगे फ्यूजन। तो वही देखो यहाँ पर हमने दिखाया है। तो ये इसका डायग्राम, ये है एक्स। तो ये है देखिए मेरे पास oogoनिया, इसे मैं कहता हूँ oogoनिया, oogoनिया। oogoनिया के अंदर मुझे क्या मिलते देखने के लिए एग। एग कैसे होते हैं हैप्लॉइड। और ये मेरे पास एंथीरिडिया, एंथीरिडिया, ठीक है। तो एंथीरिडिया मुझे देखने के लिए क्या बनाएंगे स्पर्म, या क्या बनाएंगे एंथीरोजॉइड, एंथीरोजॉस क्या बनाएंगे, ठीक। तो अब ये पास पास में दोनों आकर के अब क्या बनाएंगे जाइगोट। अब ये क्या बन गया जाइगोट। जाइगोट धीमे धीमे जर्मिनेशन करेगा। तो जाइगोट क्या करेगा धीमे धीमे जर्मिनेशन, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि शैवालों के अंदर में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जाइगोट में या तो डायरेक्ट म्यूसिस हो जाएगी तो वहाँ पर हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, या माइटोसिस होगी तो वहाँ डिप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। तो वहाँ डिप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे तो वहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, वहाँ डिप्लॉइड एल्गा बनेंगे। और हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे तो वहाँ पर जाकर क्या कहेंगे प्यारे बच्चों हैप्लॉइड एल्गी बनेंगे जाकर के। लेकिन यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो जाइगोट के बाद सीधे ही यहाँ पर क्या, या तो म्यूसिस होगी या माइटोसिस होगी। मोस्टली कंडीशन में देखी जाए तो यहाँ पर म्यूसिस ही होती है। इसके अदर एग्जाम्पल तो oogamous टाइप का जो सेक्स और रिप्रोडक्शन मुझे किस में देखने के लिए मिलता है, मुझे फ्यूकस में यानी ब्राउन एल्गी में मिलता है। उससे पहले मैंने ग्रीन एल्गी में देखा, वॉलवॉक्स में देखा, लेकिन इसके अलावा देखिए हमें और भी मिला है, जैसे क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा। अगर मैं क्लेमाइडोमोनास की बात करता हूँ तो प्यारे बच्चों आइसोगैमस में मुझे देखने के लिए मिला है, एनाइसोगस में देखने के लिए मिल रहा है, उसके अलावा जो oogamous में देखने के लिए मिल रहा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं क्लेमाइडोमोनास की जो स्पीशीज है उन स्पीशीज में देखने के लिए मुझे आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous, मुझे तीनों प्रकार का सेक्स और रिप्रोडक्शन, तीनों प्रकार का सेक्स और रिप्रोडक्शन हमें देखने के लिए वहाँ पर मिल रहा है। तो अब हम इसे थोड़ा बात को पॉइंट में बना देते हैं। देखिए इसे थोड़ा समझ लें, ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट बन जाता है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ। देखिए आइसोगैमस क्लेमाइडोमोनास डेब्रेनम में मुझे देखने के लिए मिल रहा है। उसके अलावा देखें एन आइसोगैमस क्लेमाइडोमोनास ब्राउनियम में देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद oogamous टाइप का क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा में देखने के लिए मिल रहा है।
तो ये सारी की सारी देखिए, ये सारी की सारी क्या है, क्लेमाइडोमोनास की स्पीशीज। भैया क्लेमाइडोमोनास है क्या, ये है क्लेमाइडोमोनास। इस क्लेमाइडोमोनास की बहुत सारी स्पीशीज हमें देखने के लिए मिलनी, विभिन्न प्रकार की वैरायटियाँ हमें देखने के लिए हमें मिलनी। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास रिप्रेजेंट्स, ये देखिए आखिर में क्लेमाइडोमोनास के अंदर हम ये देखते हैं कि क्लेमाइडोमोनास जो मुझे रिप्रेजेंट करता है वो किसका, कंप्लीट इवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो क्लेमाइडोमोनास ही एक ऐसी स्पीशीज है, एक ऐसी जाति है क्लेमाइडोमोनास जो कि कंप्लीट इवोल्यूशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे कहीं ना कहीं देखिए, पहले मुझे आइसोगेमस मिला, फिर एनाइसोगेमस, फिर ऊगेमस। ये कहीं न कहीं एक कंप्लीट इवोल्यूशन को पूरा करता है। धीमे 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 उधर से चलते हुए धीमे धीमे कह रहे हैं कि ये इवोल्यूशन की तरफ चल रहा है। तो ये कंप्लीट इवोल्यूशन को दर्शा रहा है, सेक्सुअल की इवोल्यूशन को ये कंप्लीट तरीका से दर्शा रहा है जो कि क्लोरोफाइसी वर्ग का एक मेंबर है। उसके अलावा देखिए हम यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, एल्गी के कुछ देखिए महत्व भी दे रखे हैं, उन थोड़े महत्वों को समझते हैं। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ महत्व, एल्गी ऐसा नहीं, हमारे बहुत ज़्यादा महत्व है। अब देखिए एनसीईआरटी ने क्या रखा है, एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन ए वैरायटी ऑफ वेज। अगर हम एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी की विभिन्न प्रकार की, इस प्रकार की स्पीशीज़ें, इस प्रकार के मतलब ये विभिन्न प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एल्गी मनुष्य के लिए कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, लाभदायक। ठीक है, एट लीस्ट ए हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें यहाँ पर ये कह रहा है कि एट लीस्ट ए हाफ, कम से कम ए हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी पृथ्वी है उस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, ठीक है, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज हो रही है, उस कार्बन डाइऑक्साइड की आप हाफ कह सकते हैं आप 50%। तो 50% इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये जो मेरे एल्गी हैं, जो कि मेरे समुद्रों में, नदियों में, झीलों में हर जगह पर देखने के लिए मिल रहे हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से इसको क्या कर रहे हैं, वो इसको क्या कर रहे हैं, वो कंज्यूम कर रहे हैं। इसे क्या कर रहे हैं, कंज्यूम। अर्थात फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरी आउट बाय एल्गी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा इसको क्या कर रहे हैं, एकदम फिक्स कर रहे हैं। यानी कि हमारी पृथ्वी पर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड हम सब के द्वारा रिलीज की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड का 50% की बात करें तो 50% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो एल्गी हैं वो इस फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस ये करते हैं तो ये बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करें, अर्थात उसे क्या कर रहे हैं, ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, ये पूरी चीज़ को लेकर के एब्जॉर्ब कर रहे हैं और हमें बदले में क्या देते हैं प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन। तो देखिए टोटल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ए हाफ, आधी ज़्यादा फिक्सेशन उसका फिक्स करते हैं ऑन अर्थ पर, इज कैरिड आउट बाय एल्गी, जो एल्गी के द्वारा की जाती है थ्रू द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जब एल्गी तो हमारी पृथ्वी पर पाए जाने में बहुत सारे जो शैवाल होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा आधी से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, वो फिक्स कर देते हैं, अर्थात वो कंज्यूम कर देते हैं। अब हम थोड़ा और आगे समझते हैं। उसके बाद देखिए अगली का बीइंग फोटोसिंथेसिस। तो जब हम ये बात कह सकते हैं, जब यह बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी 50% कार्बन डाइऑक्साइड को ये कंज्यूम कर सकते हैं, तो देखिए क्या है, बीइंग फोटोसिंथेटिक। अगर हम
फोटोसिंथेटिक की बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक होने की, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं ये एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक होने की वजह से दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक होने की वजह से, तो ये क्या है मेरे पास एल्गी, ये क्या है एल्गी। तो पहली बात ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक होने की वजह, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करने की वजह से क्या होते हैं, दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। तो अपने आसपास का जो वातावरण होता है इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट, तो अपने आसपास के जो वातावरण होता है उस वातावरण में हम बात करें तो मान लीजिए कि ये मेरा कोई समुद्र है या कोई झील है, बहुत बड़ी झील है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मुझे एल्गी मिल रहे हैं तो वहाँ पर वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो वहाँ का जो आसपास का जो वातावरण है उस आसपास के वातावरण में ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देंगे। तो वहाँ का जो आसपास का जो वातावरण है उसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये देखो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, तो उस वातावरण में जो ऑक्सीजन जो है उसका जो वातावरण है उस वातावरण के ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में घुल जाती है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो अपने आसपास के वातावरण में ये ऑक्सीजन का लेवल बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा देते हो भाई 50% CO2 को कंज्यूम करा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये ऑक्सीजन को भी तो ज़्यादा मात्रा में रिलीज करेगा। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है उतनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को भी रिलीज करेगा। तो वहाँ के आसपास का जो वातावरण है उस वातावरण की उस वातावरण में जो गैस है वहाँ पर मैं ऑक्सीजन के लेवल को देखता हूँ। अगर मैं नॉर्मल जगह का कोई वातावरण है, नॉर्मल जगह पर मैं किसी प्रकार से वहाँ की एयर को देखता हूँ तो उस एयर में मुझे ऑक्सीजन का लेवल कम मिलेगा, लेकिन इसके आसपास जो वातावरण है वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल हमें सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए आगे, दे आर ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, इनका हम ये भी कह सकते हैं इनका एक बहुत अधिक मात्रा में महत्व है। इनका मात्रा में इसमें क्या, इनका एक बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, एक प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के रूप में, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन से भाई, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स वो होता है एक प्राइमरी प्रोड्यूसर जो खाना अपने आप बना सकता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो मेरा समुद्र है, ठीक, या झील है या जो भी कुछ पानी वाली चीज़ है, वहाँ पर पहली मात्रा में हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमें वहाँ पर देखने के लिए एल्गी क्या मिल रहा है, एल्गी क्या मिल रहा है, मुझे अधिक मिल रहा है। एल्गी क्या होते हैं वहाँ पर, बहुत अधिक मात्रा। जब एल्गी बहुत अधिक मात्रा में होते हैं तो ये क्या करते रहते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक, फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस ये करते रहते हैं तो हम इसे ये कह सकते हैं ये क्या है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो अब इन्हें कौन खाएगा, जो जल में रहने वाले जो जीव हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, तो ये ऐसे प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं जिनके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमें इसके मतलब ये इस प्रकार के प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं जो जलीय जीव होते हैं, जैसे कि मेरी मछलियाँ हैं और भी बहुत सारे जीव हैं। जैसे यहाँ पर आप मछलियाँ दिख रहे हैं, ये बहुत मछलियाँ हैं, और भी मेरे जो जीव हैं उन जीवों को, वो जीव जो है क्या करते हैं, उन जीवों के लिए एक एनर्जी रिच कंपाउंड है। तो ये क्या है, एक एनर्जी रिच कंपाउंड, एक एनर्जी रिच कंपाउंड, ठीक, एनर्जी रिच कंपाउंड। तो ये इसे कंज्यूम करेंगे, इसे खाएंगे, ठीक। तो ये जीव जब इसे खाएंगे तो इन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिलती है, एनर्जी। तो इन जीवों के लिए एक रिच एनर्जी कंपाउंड के लिए क्या करते हैं, काम, एक एनर्जी क्या है, कंपाउंड, ठीक, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल्स ऑफ एक्वाटिक। ये तो एक बात लगी है कि जितने भी मेरे जलीय जीव हैं सब जलीय जीवों के लिए एक भोजन का चक्र बना हुआ है, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं एक भोजन के चक्र के रूप में उनका क्या है, एक बेस, एक आधार बना हुआ है।
तो अगर यहाँ पर ये एल्गी है तो जितने भी मेरे जीव हैं वो सारे जीव क्या हैं, इनके ऊपर फूड के लिए डिपेंड हैं। तो इनके लिए फूड के ऊपर क्या है, डिपेंड। तो फूड के ऊपर डिपेंड कौन है, फूड के लिए कौन डिपेंड है, फॉर फूड डिपेंड, फूड के लिए कौन डिपेंड है, एक्वाटिक, ठीक है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वाटिक एनिमल्स, जैसे मछली पछली और भी चीज़ें, जितने भी मेरे जलीय जीव, तो सभी जलीय जीवों के लिए जो खाना है उस खाने के लिए एक एनर्जी रिच कंपाउंड है। ये इस प्रकार का खाना है जिससे उन्हें फुल एनर्जी मिल जाती है। तो उस प्रकार से उन्हें क्या मिल जाती है, फुल एनर्जी मिल जाती है। उसके अलावा देखिए हम आगे, मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गासम आर अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। देखिए, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो मेरा पोरफायरा है, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गासम, इनकी बहुत सारी स्पीसीज, यानी हम ये कह सकते हैं इनकी बहुत सारी स्पीसीज, लेमिनेरिया की, सार्गासम, इनकी बहुत सारी स्पीसीज के साथ साथ में मैरान, वो यूज्ड एज फूड, खाने के लिए उन्हें प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो पोरफायरा की बात करते हैं, मान लीजिए ये पोरफायरा, इसकी बहुत सारी स्पीसीज आ जाएगी। तो पहली बात, दीज आर रेड एल्गी। अगर मैं इस पोरफायरा की बात करता हूँ तो पहली बात रेड एल्गी, दूसरी बात मोस्टली प्रेजेंट इन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनमें मुझे यहाँ पर ये तो मुझे दिख रहे हैं पोरफायरा, तो यहाँ पर पहली बात हमें देखने के लिए हम ये कह सकते हैं हमें इसमें प्रोटीन मिलता है, और उसके अलावा हमें इसमें देखने के लिए क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अधिक होने की वजह से हम इसे खाने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए हम लेमिनेरिया को देखते हैं। ये है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया जो आगे जाकर क्या मेरे कैल्प बनाते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा मुझे समुद्र में मिलती है, और इनकी बहुत सारी ऐसी स्पीसीज जो खाने के लिए काम आती हैं। तो लेकिन लेमिनेरिया की बात करते हैं, आखिर में हम इस लेमिनेरिया को बात करते हैं तो ये हमें दिख रही है एक कैल्प स्ट्रक्चर, ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं ये क्या है, मेरा एक जायंट एल्गी, जायंट एल्गा, ठीक है। तो देखिए लेमिनेरिया की बात करते हैं तो लेमिनेरिया आल्सो कॉल्ड एज कॉम्बू, हम इसे कॉम्बू के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, प्रेजेंट मोस्टली रिच कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या देखने के लिए मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रही देखने के लिए, कार्बोहाइड्रेट। आल्सो प्रेजेंट आयोडीन, और हमें यहाँ पर क्या मिल रही देखने के लिए, इसमें आयोडीन। ठीक, आयोडीन प्रेजेंट है। टू यूज गॉइटर डिसीज, जिसे हम घेंगा रोग जो होता है, तो अगर हमें किसी प्रकार से घेंगा रोग की बीमारी, तो हम आयोडीन इस लेमिनेरिया को खाते तो धीमे धीमे करके हमारा वो घेंगा रोग क्या है, ठीक हो जाता है। दीज आर जायंट एल्गा, ये देखो मैंने क्या क्या, जायंट एल्गा, तो ये क्या है, एक जायंट एल्गा। एंड टू फॉर्म कैल्प फॉर्मेशन इन ओशन, और ये एक जायंट एल्गा है, एक बहुत विशाल का एल्गा है जो समुद्रों में क्या बनाता है, कैल्प संरचना बनाता है। तो ऐसी बड़ी बड़ी संरचना जो दिखी जा सके, इसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कैल्प। तो ये क्या बनाता है, कैल्प संरचना बनाता है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं सार्गासम। तो सार्गासम की देखिए बहुत सारी स्पीसीज है जो खाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो सार्गासम एक प्रकार की सीवीड है, इसे हम समुद्री घास कहते हैं। तो पहले हम इससे समझते हैं, सार्गासम आल्सो कॉल्ड एज सीवीड्स, इसे हम क्या कहते हैं, समुद्री घास, सीवीड्स। ठीक है। दूसरी बात, टू यूज सीवीड्स एज फॉडर फॉर एनिमल्स, इस सीवीड्स का प्रयोग, ये है मेरे पास सीवीड्स, ठीक है, इस सीवीड्स का प्रयोग करते हैं हम जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए। तो वो एनिमल्स नियरेस्ट फॉरेस्ट रीजन, नियरेस्ट फॉरेस्ट रीजन, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इस समुद्र के पास, तो जो समुद्र है उस समुद्र में जो हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए जो सीवीड मिली, तो समुद्र के जो किनारे होते हैं, समुद्र के किनारे पर तो जो ओशिन है,
ठीक है। जो समुद्र है, जो समुद्र के किनारे पर रहने वाले, समुद्र के तट पर, जो समुद्र का तट पर रहने वाले जो क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं, तो वो जो लोग एनिमल्स को पालते हैं, तो उस एनिमल्स के लिए एक घास का ये क्या है, स्रोत, चारे का स्रोत है। इसे फॉडर के रूप में यूज करते हैं। तो समुद्र के किनारे बहुत ज़्यादा समुद्र तटीय जो क्षेत्र होते हैं, समुद्र के किनारे पर रहने वाले लोग हैं, तो वो अपने पशुओं के लिए चारे के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, एक चारे के रूप में काम किया जाता है। सारगासम, इसे हम कहते हैं समुद्री घास, ठीक, समुद्री घास या समुद्री खरपतवार कहते हैं हम इसे। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे एनसीईआरटी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।